छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा था कल जो है कि अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। अब इसमें देखते हैं हम लोग, आज देखेंगे। पहले देखिए रूप साम्य, आकार में समानता, रूप में समानता। करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए। दो पदम सुंडों में लिए, दो सुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर, तो मिले उपमा कहीं। सुंड के समान ही भुजदंड भी प्रचंड है और करतल अरुण तथा कोमल है। यह प्रभाव आकार साम्य से ही उत्पन्न हुआ है। उसके बाद आप देखिए धर्म साम्य। नव प्रभात परमोज्वल लीकसी गतिमती, कुटिलता फड़नी समा, दमकती दूरती घन अंक में विपुल केली कला, खनि दामिनी। फड़नी, फड़नी माने सर्पणी, और दामिनी, दोनों का धर्म कुटिल गति है। दोनों ही आतंक का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उसके बाद देखिए भाव साम्य। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिनका मैं आज लौ जी रही हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। यशोदा की विकलता को व्यक्त करने के लिए कवि ने कृष्ण को दुख जलनिधि डूबी का सहारा, प्राण प्यारा, नेत्र तारा, हृदय हमारा कहा है। निम्नलिखित पंक्तियों में सादृश्य से श्रद्धा के सहज सौंदर्य का चित्रण हुआ है। मेघों के बीच जैसे बिजली तड़प कर चमक पैदा कर देती है, वैसे ही नीले वस्त्रों से घिरी श्रद्धा का सौंदर्य देखने वाले के मन को प्रभावित करता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसी प्रकार लता भवन ते प्रकट थे, प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई। लता भवन से प्रकट होते हुए दोनों भाइयों की समुचित उत्प्रेक्षा मेघ पटल से निकलते हुए दो चंद्रमाओं से की गई है। उसके बाद देखिए आप काव्य स्वादन। कविता का आस्वादन उनके अर्थ ग्रहण में है, अतः पहले शब्दों का मुख्यार्थ समझना आवश्यक है। मुख्यार्थ समझने के लिए अन्वय करना भी आवश्यक है, क्योंकि कविता में वाक्य संरचना में प्रायः शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है और अर्थ खुल जाता है। इसी प्रक्रिया में शब्द के वाचार्थ के साथ साथ उनमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है। कभी कभी कवि कविता में ऐसे शब्दों का साभिप्राय प्रयोग करता है जिनके स्थान पर उनके पर्याय नहीं रखे जा सकते। कभी कभी एक शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं तथा सभी उस प्रसंग में लागू होते हैं। कभी एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में एकाधिक बार प्रयुक्त होता है और कभी विरोधी शब्दों का प्रयोग भाव समृद्धि के लिए किया जाता है और कभी एक ही प्रसंग के कई शब्द एक साथ आते हैं। ऐसे शब्दों की ओर ध्यान देकर अपेक्षित अर्थ जानना चाहिए। कविता के जिन तत्वों का उल्लेख किया गया है उनके संदर्भ में काव्य स्वादन
का प्रयास करना चाहिए। काव्यस्वादन के लिए कविता के बार बार सस्वर पढ़ना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित बातें सहायक हैं। पहला, कविता के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना। दूसरा, रस, अलंकार, गुण और छंद आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता को हृदयंगम करना। तीसरा, अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना, याद करना तथा उनका सस्वर पाठ करना। अब आप देखते हैं काव्य के भेद। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना जाता है और दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे एकांकी नाटक। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यान, नीतियाँ आती हैं, गीतियाँ आती हैं। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब आप देखेंगे प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य में आप देखिए पहले महाकाव्य। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप से चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार, शांत रस से अधिक कोई एक रस प्रधान होता है, में से कोई एक रस प्रधान, शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाली धार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होता है। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में विशेष क्षमताओं का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। उसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष का, मतलब व्यापक चित्रण न करके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। लेकिन खंड काव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है। समस्त खंड काव्य में एक ही छंद प्रयुक्त होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामाचरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यान, गीतियाँ। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यान गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक, गीतात्मक और नाटकीय इसकी विशेषता है। जैसे झांसी की रानी,
रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं हैं, आख्यान गीतियां हैं। इसको आपको याद रखना है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट, ये क्या हैं? आख्यान गीतियां हैं। उसके बाद हम आते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जो मुक्त हो, मुक्तक। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य शैली धारावाहिकता न होने पर भी वर्ण विषय अपने पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद, ये जो है मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। पाठ्य मुक्तक, इसमें विषय की प्रधानता रहती है। किसी में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम भक्ति के नीति, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे, बिहारी, मतिराम, देव की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं, पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत। उसके बाद आता है गेय मुक्तक। इस गीतिका या प्रगीति काव्य भी, इसे गीत या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रधानता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मक की प्रधानता होती है। हिंदी, इसके बाद जो है अब हम लोग आगे देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। कल इस पर चर्चा की जाएगी। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग